हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट, यस। सो मैं विपिन एक बार फिर से आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 77 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 77 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला वर्ड है कोक्स। रेफरेंस क्या लिखा है कोक्स का? By 1949, almost all of these small monarchies had been coaxed to merge with the newly independent nation. यहाँ पे एक वर्ड और मिला, मोनार्की, उसका प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। मोनार्की का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे राजा या रानी का शासन हो, ठीक है। हम बात कर रहे थे कोक्स की। कोक्स का क्या मीनिंग लिखा हुआ है? जेंटली एंड परसिस्टेंटली परसुएट समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को अपना कोई काम कराने के लिए मनाना, फुसलाना, ठीक है। आप परसुएट कर रहे हैं बहुत जेंटली, बहुत प्यार से। बच्चे, छोटे बच्चे जनरली अपने पेरेंट्स को परसुएट करते हैं इस तरीके से, ताकि उनका कोई काम बन जाए, कोई टॉय उनको लेना हो, कहीं पे घूमने जाना हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को कोक्स करते हैं। मम्मी प्लीज़, मम्मी पापा बस ये लास्ट बार है, हाँ मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है, ठीक है। कोक्स एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। बिजनेस डील्स, द स्टार्टअप फाउंडर मैनेज टू कोक्स इन्वेस्टर्स इनटू फंडिंग हिज इनोवेटिव प्रोजेक्ट बाय प्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर है कोई, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जनरली इन्वेस्टर के सामने उन्होंने अपना आइडिया पिच किया, और इस तरीके से पिच किया कि उन्होंने कोक्स कर लिया उनको, यानी बिल्कुल मना लिया, फुसला लिया, है ना। और पूरा इस तरीके से प्रोजेक्शंस दिखाए, इस तरीके से फिगर्स दिखाए कि वो बस मान गए पूरी तरीके से कि हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा। कल्चरल इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या मीनिंग लिखा है। The organizers of the festival had to coax local artists to participate by offering them incentives and a larger platform for showcasing their talent. कोई कल्चरल इवेंट हो रही है तो ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको कोक्स किया कि देखो आप आओगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है, सो आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी एक सही एग्जाम्पल है कोक्स का, मनाना, फुसलाना, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इंडिया हैड टू कोक्स नेबरिंग कंट्रीज इनटू सपोर्टिंग इट्स स्टांस ऑन क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया को, उनको कोक्स करना पड़ा, मनाना पड़ा कि वो जो क्लाइमेट चेंज में इंडिया का स्टांस है, यानी कि जो मत है इंडिया का एक तरीके से, उसको वो सपोर्ट करे, ताकि हम वहाँ पे अपनी बात को ठीक तरीके से रख पाएँ। और ये एग्जाम्पल था किसके कॉन्टेक्स्ट में? डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द टीचर हैड टू कोक्स द शाई स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन। टीचर को किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो बहुत शाई है, शर्मिला है, उसको मनाना पड़ा कि भाई आपको भी क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। आपके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करिए प्लीज़, आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप टीचर कोक्स कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक और सेंटेंस है, ही कोक्स्ड द कार इनटू स्पीडिंग अप, डजंट मेक एनी सेंस। कोक्स का कॉन्टेक्स्ट कार के कॉन्टेक्स्ट में, स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड है बिल्कुल। इट टुक सम एफर्ट बट शी वॉज एबल टू कोक्स हर फ्रेंड इनटू ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट। थोड़े से एफर्ट्स लगे पर उसने अपने फ्रेंड को कोक्स कर लिया, परसुएट कर लिया, मना लिया कि वो नए रेस्टोरेंट को ट्राई करें, यानी वो दोनों नए रेस्टोरेंट पे जाएं, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू कोक्स द वोटर्स टू वोट इन हिज फेवर। पॉलिटिशियन ने ट्राई किया कि वोटर्स उसके फेवर में वोट करें, यानी कोक्स किया, परसुएट किया। देखो करोगे आप मेरे हक में वोट तो आपकी जो कॉलोनी है, आपका जो शहर है, मैं चमका दूंगा बिल्कुल, ठीक है। सो करिएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स कोक्स के। जस्ट अ बिट गाइज। हाँ जी। सो अभी बात करते हैं सिनोनिम्स की। परसुएट, विडल, एंटाइस, कजोल, ये सारे सिनोनिम्स हैं एक जैसे मीनिंग में, और इनका सबका मीनिंग एक जैसा होता है। परसुएट करना कैसे? जेंटली, मनाना, फुसलाने के कॉन्टेक्स्ट में। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसुएड, यानी कि वहाँ से हटना, मतलब कोई सोच रहा है कुछ, उसको आप वहाँ से हटा रहे हैं, नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, वहाँ से हट जाइए, जल्दी वहाँ से हटो। डिटर यानी अगेन रुकावट पैदा करना या मना करना। डिस्करेज
यानी वापस से आप हतोत्साहित कर रहे हैं किसी को। कोई कह रहा है कि यार मैं नई कार लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कार लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, और आप अगर कार लोगे तो और ज़्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करोगे, तो आप डिस्करेज कर रहे हैं किसी को यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट फ्रेज है, और मैं बोलूँगा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, बिट्स एंड बॉब्स। रेफरेंस क्या है? The Dutch, Portuguese, Danes, French, and British, each leaving behind bits and bobs of their DNA and culture. Okay. An assortment of random small objects or parts of something. यानी कि छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं bits and bobs. An assortment यानी कि mixture, हिंदी में बोलते हैं ना विविध सामग्री, उसको हम बोलेंगे असॉर्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ही ब्रांड के आपको बहुत सारे आइटम्स दिखते हैं। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ब्रांड है, कंपनी है, उसके सोप्स भी आते हैं, शैम्पू भी आते हैं, और वॉशिंग पाउडर भी आते हैं, है ना, और जो बर्तन धोने के साबुन आते हैं वो भी आते हैं उसी ब्रांड के। सो इट्स काइंड ऑफ असॉर्टमेंट। जब आप किसी स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पे आपको जब एक ही ब्रांड के बहुत सारे आइटम्स दिखेंगे तो आप बोल सकते हैं उनको असॉर्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही थी असॉर्टमेंट ऑफ रैंडम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे कई सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उनके पार्ट्स, उसको हम बोलेंगे बिट्स एंड बॉब्स। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये जैसे किसी की ड्रॉर है, उस ड्रॉर में उनके जितने भी आइटम्स ये छोटे छोटे पड़े हुए हैं, सो इन सारे आइटम्स को एक साथ अगर आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे बिट्स एंड बॉब्स। तो ये था एग्जाम्पल इमेज फॉर्म में। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है, कौन सा कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। His desk is always cluttered with bits and bobs like paper clips and rubber bands. उसकी डेस्क हमेशा भरी रहती है, अव्यवस्थित रहती है। क्लटर्ड यानी बहुत सारा वहाँ पे कचरा है और कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सो कैसे छोटी मोटी चीज़ों से वो हमेशा क्लटर्ड रहती है। कभी पेपर क्लिप्स दिखेंगे आपको, रबर बैंड्स दिखेंगे आपको वहाँ पे, बिल्कुल सही। आफ्टर क्लीनिंग द एटिक शी फाउंड अ बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड बिट्स एंड बॉब्स शी हैड फॉरगॉटन अबाउट। एटिक क्या होता है? एटिक होता है छज्जा। जैसे हमारे रूम्स होते हैं, रूम में हम ऊपर एक ऐसे स्लैब दे दिया, स्लैब के ऊपर कुछ रखना होता है हमें घरों में, हमने अपने अटैची रख दी उस पर, या हमने बैग्स रख दिए ऊपर, जो भी चीज़ें जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना, तो उसको हमने छज्जे पे रख दिया, एटिक उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आफ्टर क्लीनिंग द एटिक शी फाउंड अ बॉक्स फुल ऑफ बिट्स एंड बॉब्स, यानी जब उन्होंने क्लीन किया तो उनको वहाँ पे एक बॉक्स मिला जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। सेंटेंस सही है। My grandmother's sewing kit is filled with bits and bobs like buttons and threads. मेरी जो दादी या नानी माँ हैं उनकी जो सोइंग किट है, यानी जिसमें वो सिलाई वगैरह का सामान रखती हैं, वो भरी हुई है किससे? बिट्स एंड बॉब्स लाइक बटन्स एंड थ्रेड्स। ये भी सही है बिल्कुल सेंटेंस। द कंपनी प्रोड्यूस्ड बिट्स एंड बॉब्स ऑफ फर्नीचर फॉर द ऑफिस स्पेस। अब ये सेंटेंस गलत लग रहा है। कंपनी ने प्रोड्यूस किया बिट्स एंड बॉब्स ऑफ फर्नीचर, नो, डजंट मेक एनी सेंस। सो इसको हम इनकरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, स्क्रैप्स, हम जनरली उसके लिए बोलते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल नहीं होती, उनको हम स्क्रैप बोलते हैं, यानी जिसको आप डम कर देते हैं फाइनली, वो स्क्रैप होता है ना, प्लूरल में लिखा हुआ है स्क्रैप्स। एंटोनिम्स की बात करें तो होल यानी पूरा, ये छोटा मोटा, और छोटी मोटी चीज़ें ये पूरा संपूर्ण। एक तो ये भी हो सकता है एंटोनिम। दूसरा प्राइमरी कंपोनेंट्स, ये हो गए नॉट सो यूजफुल, स्क्रैप्स की बात हो रही थी, ये हो गया प्राइमरी कंपोनेंट्स यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रूरत के पार्ट्स। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है फ्लेजलिंग। रेफरेंस क्या लिखा है, पढ़ते हैं फ्लेजलिंग का। इट इज़ ट्रू दैट फ्रॉम जवाहरलाल Nehru's time the inclination has been towards strengthening the center and keeping the states in check because of the instabilities that threaten the fledgling nation. Okay. Fledgling का मीनिंग a person or organization that is immature, inexperienced और underdeveloped. जब हमें फ्रीडम मिली उस समय हमारी जो कंट्री थी वो कैसी थी? फ्लेजलिंग थी, यानी कि उभरती हुई। कैसी थी? इनएक्सपीरियंस थी, इमेच्योर थी, अंडर डेवलप्ड थी। भारत की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसको डिस्कस करते हैं फ्लेजलिंग को। फ्लेजलिंग बेसिकली पौध होती है, छोटा पौधा, ठीक है, वो है एक बहुत बड़ा फुल ग्रोन ट्री, ये है फ्लेजलिंग, बस उगा ही है। अगर तूफान आ गया या कोई जानवर आ गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लेजलिंग हमेशा रिस्क में रहते हैं, है ना, और ट्री उसको नुकसान बहुत कम पहुँचता है। छोटा बच्चा, इन्फेंट जो होते हैं, वो भी फ्लेजलिंग से आप कंसिडर कर सकते हैं। फ्लेजलिंग लिटरल कॉन्टेक्स्ट में छोटे जो बेसिकली चूजे होते हैं, पक्षियों के जो छोटे
बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेजलिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। द फ्लेजलिंग आर्टिस्ट क्विकली गेन्ड रिकग्निशन आफ्टर हर फर्स्ट एग्जीबिशन। जो उभरता हुआ आर्टिस्ट था, नया नया आर्टिस्ट, उसको तुरंत रिकग्निशन मिल गया उसकी फर्स्ट एग्जीबिशन, जो भी प्रदर्शनी उसने लगाई अपने काम की, पेंटिंग्स वगैरह थी या जो भी वो करती थी, क्योंकि हर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला करती थी, ठीक है। सो वो तुरंत उनको पॉपुलैरिटी मिल गई, रिकग्निशन मिल गया, पहचान मिल गई, बिल्कुल सही है। द कंपनी इज स्टिल अ फ्लेजलिंग हैविंग ओनली बीन स्टैब्लिश्ड लास्ट ईयर। कंपनी बस अभी एक फ्लेजलिंग ही है, नई नई ही है, क्योंकि एक ही साल हुआ है उसको, बिल्कुल सही है। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ही फाइनली बिकेम अ फ्लेजलिंग इन द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। ऑलरेडी जब कोई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो फ्लेजलिंग होगा ना, महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो फ्लेजलिंग बन गया, डजंट मेक एनी सेंस। एक्सपर्ट बोल सकते थे यहाँ पे, क्योंकि फ्लेजलिंग तो वो ऑलरेडी होगा ना जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो। द फ्लेजलिंग पॉलिटिशियन स्ट्रगल्ड टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पॉलिटिकल रेलम। अब कोई पॉलिटिशियन जो फ्लेजलिंग है, यानी एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, यानी कि कोई नया नया पॉलिटिशियन है, उसने स्ट्रगल किया जो पॉलिटिकल डोमेन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको नेविगेट करने में, यानी कैसे, कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन से डिसीजन पे रिएक्ट नहीं करना है, कौन से पे करना है। तो ये सब उसको समझने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको फ्लेजलिंग का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स: नोवाइस, रूकी, इंसिपिएंट, डेवलपिंग, उभरता हुआ, ठीक है। रूकी नया नया, रूकी या इंटर्न्स जो कंपनी में काम करने आते हैं, नोवाइस नौसिखिया। सो ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे। और बात करते हैं एंटोनिम्स की। मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, वेटरन हम डिस्कस कर चुके हैं, वेटरन किसी प्रीवियस लेक्चर में, यानी जिसको एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट, रेफरेंस: द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स was broadly based on norms and patterns evolved and modified by economists such as D.R. Gadgil and finance ministers such as Pranab Mukherjee, and they were not entirely flouted. Okay, meaning openly disregard a rule, law or custom, यानी किसी नियम या किसी कानून या किसी रीति रिवाज को ओपनली डिसरिगार्ड करना, यानी आप बिल्कुल उसको मानने से इनकार कर दें, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लाउट करना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, स्टिल उसी बैनर के सामने जाके कोई ऐसे स्मोक करे और ऐसे दिखाए आंखों से कि देखो उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है मैं तो सिगरेट पीऊँगा। सो बेसिकली व्हाट इज डूइंग, ही इज फ्लाउटिंग, है ना, वो फ्लाउट कर रहे हैं। डिफाई करना, नियम कायदे कानूनों को डिफाई करना। द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ फ्लाउटिंग सेफ्टी रेगुलेशंस टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ फ्लाउटिंग सेफ्टी रेगुलेशंस टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। हाँ बिल्कुल सही है, कंपनी के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने सेफ्टी रेगुलेशंस को फ्लाउट किया और उनकी अनदेखी की जानबूझकर। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने थे। सही है सेंटेंस। द नेबर्स फ्लाउट देयर गार्डन्स विथ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एवरी समर, डजंट मेक एनी सेंस। इसको काट सकते हैं हम। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लाउट अथॉरिटी एंड मेक हिज ओन रूल्स। ये बिल्कुल सही है, हमेशा उसकी आदत है जो अथॉरिटी बोले उसको नहीं मानना है और अपने खुद के रूल्स बनाने हैं। सम ड्राइवर्स फ्लाउट द स्पीड लिमिट कॉजिंग डेंजर ऑन द रोड्स। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो स्पीड लिमिट को मना कर देते हैं, हम नहीं मानेंगे, और अपनी मर्जी चलाते हैं रोड पे और इससे खतरा पैदा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको फ्लाउट के कॉन्टेक्स्ट मीनिंग समझ में आ रहे हों। डिफाई, डिसरिगार्ड, स्कॉन यानी आंखें चढ़ाना, पॉइंट चढ़ाना, स्कॉन यानी कि आप एक तरीके से डिफाई कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। एंटोनिम्स: एडहियर पालन करना, कंप्लाई पालन करना, ओबे नियम को मानना, ओबे करना, ओबीडियंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज egregious। egregious क्या रेफरेंस लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट egregious ऑफ दीज टैक्टिक्स इज द सिस्टमैटिक इंक्रीज इन सेसेस एंड सरचार्जेस। सेसेस एंड सरचार्जेस टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करें egregious की, मीनिंग क्या है? आउटस्टैंडिंगली बैड, यानी बहुत बुरी तरीके से गंदा। आउटस्टैंडिंगली बैड, वेरी नोटिसेबल फॉर बीइंग बैड, यानी इतना गंदा है, इतना बुरा है कि आप अनदेखी नहीं कर सकते, egregious, ठीक है। हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2012 दिल्ली गैंग रेप, निर्भया केस जो हुआ था, दिस ब्रूटल गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ अ 23-year-old
physiotherapy intern in Delhi shocked the entire country and led to nationwide protest. The incident highlighted the issue of women's safety in India and led to significant changes in laws related to sexual assault. यानी अगर हम बात करें ओवरऑल निर्भया केस कैसा था, इग्रीजियस, जो उसके डिटेल्स थे जिसने भी उस समय पढ़ा देखा सुना बस उसकी आत्मा हिल गई पूरी. जो अभी रिसेंटली हुआ कोलकाता में, अगेन सिमिलर केस, ठीक है. सो ये दोनों केसेस कैसे थे, कैसे इनके अगर हम इनको एडजेक्टिव दें तो क्या बोल सकते हैं हम, इग्रीजियस, हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, है ना. एक और एग्जांपल है 1984 एंटी सिख राइट्स. Following the assassination of Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards, large-scale anti-Sikh riots broke out in several parts of India. Thousands of Sikhs were killed in one of the worst incidents of communal violence in the country. हमें communal violence की जब बात होती है हमारी कंट्री में और जब राइट्स की बात होती है तो एंटी सिख राइट्स 1984 के, दूसरा गोधरा राइट्स. और गोधरा राइट्स से पहले जो गोधरा में ट्रेन में जो हुआ, आग लगा दी और आई बिलीव 59 कार सेवक वगैरह जला दिए गए थे. सो ये सारे इंसिडेंट्स कैसे हैं, अगेन इग्रीजियस. ये जो इंसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री में ये इग्रीजियस हैं, इतने हॉरिफिक, इतने हॉरिबल और बिल्कुल मतलब आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को हिला के रख दें, ठीक है. भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में भी हुआ था ये केस, ऐसा ही कुछ इग्रीजियस हम इसको भी बोल सकते हैं. This industrial disaster at the Union Carbide plant in Bhopal resulted in the release of toxic methyl isocyanate gas, leading to the deaths of thousands of people. हज़ारों लोग बस सांस लेते लेते मर गए. यानी नॉर्मली वो अपना सांस ले रहे हैं और बस गैस उनके नॉस्ट्रल्स में गई, माइंड तक पहुंची और ख़त्म कहानी. हज़ारों लोग, ठीक है, घरों में बैठे हैं, टीवी देखते देखते मर गए. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी. चलिए 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. द जर्नलिस्ट वॉज फायर्ड फॉर एन इग्रीजियस एरर इन हर रिपोर्ट. अब एरर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इतनी नोटिसेबल है, इतनी कॉन्स्पिकियस है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना. कोई चीज़ इतनी कॉन्स्पिकियस है, कोई एरर इतनी कॉन्स्पिकियस है कि आप उसको एरर को इग्नोर नहीं कर सकते. तो एरर कैसी है, इग्रीजियस, हॉरिबल, टू कॉन्स्पिकियस टू बी इग्नोर्ड. सेंटेंस बिल्कुल सही है. His behavior at the meeting was egregious, shocking everyone in the room. जो मीटिंग थी उसमें उनका बिहेवियर पूरी तरीके से बहुत ही गंदा बिहेवियर था, egregious बिहेवियर, और सबको उस बिहेवियर ने शॉक कर दिया. बिल्कुल सही है. The company made an egregious decision that harmed its reputation. कंपनी ने एक egregious decision लिया जिसने सब कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म किया. बिल्कुल सही है. She showed egregious kindness by donating. She showed egregious kindness. egregious एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, गलत है ये, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया egregious का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग. शॉकिंग, appalling, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था पहले, appalling, outrageous, तीनों एक जैसे हैं. appalling यानी बहुत ज़्यादा गंदा, brutal, horrific, horrifying, outrageous, अगेन ऐसे इंसिडेंट्स हम outrageous इनको बोल सकते हैं. शॉकिंग एंटोनिम्स की बात करूँ तो इनकॉन्स्पिक्यस, यानी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है, इतनी बड़ी गलती है कि वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. और यहाँ पे क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिक्यस, यानी जो नज़रों में ना आए, ठीक है. ट्रिवियल, बहुत मामूली सा. अनऑब्ट्रूसिव यानी अगेन जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, छोटा मोटा, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, अनऑब्ट्रूसिव. चलिए बढ़ते हैं आगे. दैट्स इट बच्चा पार्टी. सो अब क्या कर रहे हैं, होमवर्क के लिए हर वर्ड पे या जो फ्रेज आया, बिट्स एंड बॉब्स, हर एक पे आपको बनाना है आपका खुद का एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के ग्रुप को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में. मैं हमेशा बोलता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है. दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम. जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आई इंसिस्ट अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ. ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है. तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड लेक्चर नंबर 77. अब आपको जाना है आपके डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 77. अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही,
और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, so that I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.